कैसे मार्क्स अपने इंक्रीज करूँ, क्या करूँ, लाइक छोड़ दूँ क्या? मेरे को कुछ नहीं आता उनके कंपैरिजन में। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अब तो मेरा नहीं होगा, 1 साल बचा हुआ है तो कैसे कर पाऊंगा? बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन फील होता क्योंकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं होंगे, 75+ नहीं होंगे, तो आरटी में वैसे भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सबके दिमाग में होते हैं जब हम किसी भी एग्ज़ाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैभव, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त। मेरे भी दिमाग में ऐसे ही क्वेश्चन आते थे जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं इस चैनल के थ्रू वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि इन सब चीज़ों से कैसे डील करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मेरा मास्टर्स आईआईटी रुड़की से है एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग माई पीएचडी इन आईआईटी मद्रास। एक्चुअली जब हम लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग उसके बारे में सारा कुछ नहीं जानते। हम लोग किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू या अपने टीचर से या वीडियोस के थ्रू उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं एंड देन वी जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन। इनिशियली हम लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि कितने आवर्स का एग्ज़ाम है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है, कितने मार्क्स लाने होंगे एटलीस्ट, ताकि हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ, एंड थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन। बट एक्चुअली में इतना कुछ भी नहीं। जब भी हम लोग किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं हम लोगों को उसके बारे में 1-2 दिन 3 दिन हफ्ते भर सही से जान लेना चाहिए कि इसके थ्रू हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, जो हम लोग चाह रहे हैं वो एक्चुअली मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमको इसमें कितना हार्ड वर्क करना है, क्या क्या बुक्स अच्छे से फॉलो करनी है, कितनी बार रिवाइज करना पड़ेगा, या कि अपने सीनियर से अच्छे से इसमें बात कर लेनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें ताकि जब हम लोग रिवीजन करें तो हम लोगों को सेम एनर्जी और सेम टाइम ना लगे जब हम लोग इस चैप्टर या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट में पढ़े थे। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जो शायद ही आपको पता होंगी। तो इस चैनल के थ्रू सबसे पहले हम लोग आईआईटी जेईई के बारे में जानेंगे, देन हम लोग इस चैनल पे आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग आईआईटी जेईई या इस जंग के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग लड़ने जा रहे हैं। तो मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उन लोगों के लिए जो इस एग्ज़ाम को पहली बार सुन रहे हैं। बट आई डो नॉट थिंक सो कि कोई इस एग्ज़ाम को पहली बार सुन रहा होगा, इवन दो आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड देन हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैटेगरी वाइज क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, कितने अटैम्प्ट्स होते हैं, कैसे आप अटैम्प्ट्स बढ़ा सकते हो या फिक्स ही होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने क्लास 12th साइंस साइट करा है तो हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि जो हम लोग परस्यू कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला ऑप्शन है एनडीए, फिर अपना आता है बी आर्किटेक्चर, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, फिर आता है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर आता है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, फिर आती है अपना बैचलर्स ऑफ साइंस एंड फिर आता है बैचलर्स ऑफ आर्ट। साइंस साइड से भी हम लोग बैचलर्स ऑफ आर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं बट मैं अभी यहाँ पे सिर्फ बीटेक और बीई के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं, इस वजह से ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। ओके, अभी आते हैं कि बीटेक और बीई कहाँ से करी जा सकती हैं। राइट, तो बीटेक और बीई या तो हम लोग अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करेंगे या फिर अपना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। ठीक, अब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, अपना फ़ीस का और प्लेसमेंट्स का। इसमें वही फ़ीस ज़्यादा लगनी है, प्लेसमेंट ज़्यादा कम, बहुत कम होने हैं। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बीटेक और बीई कैसे कराते हैं, तो यहीं पे आती है हमारी CFTIs, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स। अब जो CFTIs होते हैं वो डिवाइड होते हैं फर्दर कैटेगरीज पे, कि बहुत सारे, देखो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि सम CFTIs कराते हैं, BE बीटेक सारी कराते नहीं हैं। मैं बताऊँगा अभी क्या क्या कॉलेज होते हैं CFTIs के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं अभी बताऊँगा। CFTIs CFTIs के अंदर पहले तो अपना IITs, NITs,
ट्रिपल IITs, IIMs, IISERs and ISC, Indian Institute, okay, and other institute also and other institutes also. कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CFTIs के अंदर आती हैं. सो अब इसमें ट्रिपल IITs, IISERs, ये 4 हैं जो हमको बीटेक कराते हैं. ठीक, बाकी ISC में बीटेक नहीं होता, IIM से बीटेक नहीं होता, इसमें भी बीटेक होता है. अदर यूनिवर्सिटीज़ भी बीटेक कराती हैं, कुछ जो साइंस वालों को, मैथ्स वालों को देती हैं. ओके, तो अभी तो हमको ये पता चल गया, फाइन. हम देख लेते हैं कि IITs कितनी हैं. तो अपने पास 23 IITs, NITs 31, ट्रिपल IITs 25, ट्रिपल IITs 25 दो तरीके के मैं बताऊँगा. IIMs 20, IISERs 7, ISC 1 जो बेंगलुरु में है. ठीक, एंड अदर यूनिवर्सिटीज़. अच्छा, ये क्या होते हैं? ये दो तरीके के होते हैं, बट आपके कोई जानने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी गवर्नमेंट. इसमें क्या होते हैं? दीज आर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो ये इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट प्लस पब्लिकली दोनों के थ्रू रन करते हैं, दोनों के म्यूचुअल से रन करते हैं. सो अगर हम लोग बीटेक या BE के लिए इन इंस्टीट्यूट्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वी हैव टू क्वालिफाई IIT JEE मेंस. दिस इज़ फॉर NITs एंड सम अदर इंस्टीट्यूट, एंड फॉर एडवांस दिस इज़ फॉर IITs एंड IISERs. Okay, all right. So now we discuss about IIT mains. Okay, what is IIT mains, how it works, right? So we just go through an document which is given by NTA. I'll show you just a second. So here is that document. Okay. तो सबसे पहले हम लोग इस बार इसमें ये जान लेते हैं कि इस बार का एग्ज़ाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम डे में होता है. ये 2023 का है, बट हम लोग इसमें देख लेंगे. जैसे यहाँ पे हटा के इसको 23, इसको हटा के 24, जहाँ भी 23 है इट शुड बी 24, 20 and 4. This is 20 and 4. Similarly this. तो जस्ट कंसीडर फॉर 23 as 24 and all things are same. सो इस बारी जो एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है वो वही अपना 15 दिसंबर टू 12 जनवरी के बीच में आएगा. ओके, एंड जो क्या बोलते हैं एग्ज़ाम होगा, डेट ऑफ एग्ज़ाम, दिस शुड बी ऑन दिस 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 on approx. It can be from 23. I'm not sure. It can be from 23 as well or from 20. But for the time being we just consider कि it okay. बट अभी के लिए हम लोग जस्ट इतना ये ले लेते हैं कि हाँ ये 23, 24 से स्टार्ट होगा. ओके. सो ये सब चीज़ें हैं कि हाँ क्या बोलते हैं, कितना पैसा लगेगा, क्या है, तो ये हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले. हम वो हर एक चैनल बताता रहता है कि कितना पैसा लगेगा, कब स्टार्ट होगा. हम लोग मेन चीज़ें वो डिस्कस करेंगे जो शायद ही कोई बताता हो. ओके. तो अभी आते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ NTA, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पे. तो व्हाट अबाउट NTA? तो द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट. NTA जो है वो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के पहले ये एग्ज़ाम CBSE कराती थी. ये एग्ज़ाम CBSE कराती थी. ठीक, बट अभी क्या हुआ है 2019 के बाद यही एग्ज़ाम NTA कराने लगी है. ओके. सी दिस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2019 के पहले ये यही चीज़ CBSE कराती थी, बट आफ्टर 2019 इट वाज गिवन टू NTA. Okay, now what is JEE means?
ये देख लेते हैं कि जेईई मेंस क्या है। तो ये सारा एनटीए के थ्रू डॉक्यूमेंट है, तो ये वेल वेरीफाइड है। ओके, तो सबसे पहला वही अपना कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 इज़ फॉर आर्किटेक्चर एंड बैचलर्स ऑफ प्लानिंग, बट पेपर 1 इज़ फॉर बीई इन बीटेक, राइट। फॉर व्हाट, ये अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी के लिए है इन एनआईटीज़, आईआईटीज़ एंड अदर CFTIs, ओके, एंड अदर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फंडेड और विच आर रन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अभी जेईई मेंस जो होगा वो दो सेशन में कंप्लीट कराया जाता है। इन जनवरी, पहला होता है इन जनवरी एंड दूसरा होता है इन अप्रैल। ओके, अब ऐसा क्यों करा गया, ऐसे रीज़न है कराने का, क्योंकि बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं कैंडिडेट को अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। पहली चीज़ है सी दिस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2019 के पहले। दूसरी चीज़ है इट विल रिड्यूस द चांस ऑफ ड्रॉपिंग। सी दिस ईयर एंड ड्रॉपर वुड हैव नॉट टू बेस्ट एंटायर ईयर। इन केस अगर कोई ड्रॉपर हुआ, मान लो उसका लास्ट ईयर चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि पहला उसने एग्ज़ाम दिया, अभी उसका पूरा साल बर्बाद जाएगा। तो इसलिए उनको 2 चांस मिलते हैं एक ही साल में, ताकि वो अगर पहले में कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे में कर लें, ठीक है। एंड अगेन इफ़ एनी मिस द एग्ज़ाम, अगर कुछ रीज़न से किसी ने पहला एग्ज़ाम दे दिया तो उसको अगले ईयर तक उसको वेस्ट ना करना पड़े, या अगले ईयर तक उसको वेट ना करना पड़े, इसी वजह से, ताकि वो दूसरा एग्ज़ाम फिर से दे लगे। इस वजह से इन्होंने 2 सेशन कराने स्टार्ट किया, और ये अच्छी चीज़ है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कैंडिडेट नीड नॉट टू बी अपीयर, कोई ज़रूरी नहीं दोनों सेशन में अपीयर होने के लिए, अगर दोनों में अपीयर होता है मोर देन 1 सेशन, ओके, देन स्कोर विल बी कंसीडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। जिसका बेस्ट होगा, जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपका कंसीडर करा जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक में दे दिया तो दूसरे में भी 2, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं दूसरे में भी इतना ही होगा, इससे भी ख़राब होगा, इसमें मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, तो आप छोड़ सकते हो। दोनों में जो बेस्ट होगा वो आपका कंसीडर करा जाएगा। ओके, अगेन एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी है अपना जनवरी, पेपर फर्स्ट जनवरी में होने की, 24, 25, 27, 28 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल। ओके, एंड सारा CBT मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड। अगेन एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी क्या क्या मिलता है वो भी मैं अभी बता देता हूँ आपको एक शीट देंगे जिसमें आप रफ करोगे, और आपको पेन देंगे, वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। एक आपका डेस्कटॉप होगा, एक आपका क्या बोलते हैं माउस होगा, और बाकी जो कीबोर्ड होता है वो वर्चुअल होता है, आपको वहीं स्क्रीन पे ही आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। ओके ना, मीडियम क्या होता है, तो हर एक लैंग्वेज, पहले तो हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पे इंग्लिश तो नेसेसरी है, इंग्लिश तो रहेगी। बाकी आप में असम यूज़ कर सकते हो, आसमी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, बंगाली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डिफरेंट स्टेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपने आंध्र प्रदेश से भरा, आप चाहते हो कि अब जैसे आप यहाँ पे हिंदी आपको अच्छे से नहीं आती, आपने इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या है एक्चुअली, तो आप तेलुगु में उसको देख सकते हैं। कैसे ये ऑप्शन आएगा तेलुगु का, तो वो है कि जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे, तब आपको एक ऑप्शन आएगा कि आप किस लैंग्वेज में चाह रहे हो क्वेश्चन पेपर, दिस वन लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद वो फिर चेंज नहीं होगा, कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको आप वापस से चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कन्नड़ भर दिया तो फिर ऐसा नहीं कि आप यूपी में बैठ के हिंदी पा जाओगे, आपको इंग्लिश और कन्नड़ में वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ओके ना, अभी देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है। पेपर 1 BE और BTech के लिए 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, MCQ टाइप क्वेश्चन, मतलब 4 में से 1 सही। ओके, अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि 4 में से 2 सही हो जाए, 3 सही हो जाए, 4 के चारों सही हो जाए। ये तब होता है जब मिस्टेक होती है क्वेश्चन में, तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि कब आप उसमें मार्क्स पा सकते हो। अगर आप क्वेश्चन गलत आ गया या एक से ज़्यादा ऑप्शन हो गए, आपने क्या टिक किया, तब आप नंबर कितने पाओगे। जैसे आप 2 ऑप्शन सही हैं, आपने सिर्फ एक ऑप्शन टिक किया, तो आपको क्या 4 में से 2 नंबर मिलेंगे या कुछ भी नहीं मिलेगा, 4 मिल जाएगा। अब ये मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो पहला होता है MCQ टाइप, और फिर अगला जो पोर्शन होता है वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। ओके, इधर आप BE आर्किटेक्ट तो हम नहीं देखेंगे, हम लोग सब BE BTech के लिए देख रहे हैं। तो समझ आ गया, 3 सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, MCQ एंड न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, NVQ। ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्क्स कैसे हम लोगों को मिलते हैं। सो इन मैथमेटिक्स सेक्शन 1 विद 20 क्वेश्चंस,
Okay, similarly in physics, in chemistry. So 20 question, each question of 4 marks. Okay, so it is going to be 80 marks, right? Okay, similarly here each question is of 4 marks. So overall going to be 40, but हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं. आउट ऑफ 10 वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस. सो व्हाट इट मीन्स दैट कि ओनली 5 questions. So it means that now marks is 20. So 20 is 100. Right. Similarly, here we have in physics 20 in MCQ, 10 in numerical NVQ, overall 100 marks. So overall marks is 300 and number of questions is 90 questions. Right. Here it is mentioned. See, candidate have to attempt this. Have to attempt 5 question out of 10 in section B. Got it? All right. And for section B, the answer should be round off the nearest integer. What's mean? It means that if you get an answer like 4.79, it means that you have to put 5. Or if you get 4.3, you have to put 4 over there. और ऐसा इतना भी एरर नहीं आती है, वो आता है ऐसे कुछ करके 009 और 4.05, देन यू हैव टू पुट ऐसा इतना रेंज का कभी नहीं आता है. इट मीन्स दैट अगर इतना रेंज का आ रहा है तो इट मीन्स दैट कि योर आंसर इज इनकरेक्ट. ऐसा आप देख सकते हो, वापस अपनी चेक कर सकते हो. अदरवाइज जैसे 5 आना है तो आएगा 4.97 या 4.89 ऐसे करके इस रेंज पे आता है. मतलब अप्रॉक्सीमेटली +- 2 का डिफरेंस होता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होता है. राइट. तो वो बहुत लोग पूछते हैं सर 4.5 आ गया तब हम क्या लिखेंगे, तो ऐसा कभी आता नहीं. ऐसा कभी आ रहा है, इट मीन्स दैट कि आपका क्वेश्चन में कहीं पे आपने मिस्टेक कर दी है. ऑलराइट. ओके, नाउ हियर इट इज गिवन, सॉरी, सी हियर 4 marks for attempting the question, most appropriate answer. Okay, incorrect, negative marking -1. अगर आपने कोई आंसर नहीं करा, it means that you get 0 marks. Similarly for numerical value questions, 4 marks for correct answer, -1 marks for incorrect answer and 0 marks if you didn't attempt that question. Okay, now अब हम देखते हैं कि मेरिट कैसे बनती है, बिकॉज हमें नहीं समझ आता कि कैसे मेरिट बन गई, कैसे मेरी रैंक ये आई, दूसरे की रैंक उतनी ज़्यादा आई. तो वो होती है, हम लोग NTA के द्वारा वो बनाया जाता है. सारे शिफ्ट जैसे 25 को एग्ज़ाम हुआ, 26 को एग्ज़ाम हुआ, 27 को एग्ज़ाम हुआ, इनकी 2 शिफ्ट हुई इवनिंग मॉर्निंग, इनकी 2 शिफ्ट हुई इवनिंग और मॉर्निंग की. तो ओवरऑल शिफ्ट जितनी भी होंगी उसको मिला के, अब वो कैसे होता है, कभी हो सकता है इसमें इजी क्वेश्चन पेपर आया हो, अगली शिफ्ट में टफ आ गया हो, इसमें टफ आया हो, इसमें भी टफ आया हो, तो कैसे मार्किंग होगी, इजी वाला तो ज़्यादा मार जाएगा. बट वो NTA पूरा अपना अरेंज करता है, उसी के रिकॉर्डिंग आपको परसेंटाइल देता है कि जिस भी शिफ्ट में आपने क्वेश्चन करा है उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल बनेगा. मैं बताऊंगा पूरे डिटेल में, और उसी के थ्रू आपका ओवरऑल परसेंटाइल बनेगा. ओके, सो पहले यहाँ पे हम लोग चीज़ें देख लेते हैं कुछ. मैं बताऊंगा कैसे ये चीज़ें होती हैं कि एक में टफ आया, एक में ईजी आया, तो कैसे हम मेरी रैंक कम आएगी या ज़्यादा आएगी ओवरऑल. ओके, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू रिजॉल्व ए टाई. राइट, मतलब अगर सपोज A और B 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लेट्स से 150 मार्क्स आ गए. राइट. अब कैसे, अब किसको रैंक ऊपर दी जाए, किसको, या फिर अलग अलग शिफ्ट में आया या एक ही शिफ्ट में सपोज आ गए थोड़ी देर के लिए, तो कैसे करेगा. अगर कहते हैं अगर टाई हो गया तो सबसे पहले मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे. मैथ में आप सपोज मैं इसका पूरा डिटेल्ड बना देता हूँ. A B, आपको सही समझ आएगा. लेट्स से ये हो गया मेरे मैथ्स के मार्क्स, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री. ओके, लेट्स से ये मेरे पास मार्क्स आए मैथ्स में इसके 70, देन 16, सॉरी 70, 60 एंड 80. कितने हो गए? सिमिलरली 60, 70, 80. तो अभी क्या होगा, सबसे पहले मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे कि मैथ्स के मार्क्स किसके ज़्यादा हैं. जिसके ज़्यादा होंगे उसकी रैंकिंग ऊपर, या उसका NTA स्कोर ज़्यादा. सिमिलरली अगर मैथ्स के मार्क्स सेम हो गए, लेट्स से 70 दोनों के हो गए, देन हम लोग फिजिक्स के मार्क्स देखेंगे, देन केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे. इतना समझ आता है. अच्छा, अगर तीनों ही सेम हो गए, लेट्स से 70, 60, 80 और दूसरे में भी 70, 60,
80। देन हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे, मतलब हम लोग नहीं करेंगे, एनडीए करेगा। क्या करेगा कि देखेगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट सही करे हैं, कितने गलत करे हैं, तो वो प्रोपोर्शन देता है। ए बी करेक्ट करे हैं ए ने लेट्स से 70 क्वेश्चंस, 70 तो कर नहीं पाएगा, लेट्स से 50 क्वेश्चन, और इनकरेक्ट करे हैं इसने 20 क्वेश्चन। ओवरऑल इसने 70 अटैम्प्ट करे थे। इसने इनकरेक्ट करे हैं 40, करेक्ट करे हैं 40, बट इनकरेक्ट करे हैं 30। मैं अभी गेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके मार्क्स सही आएंगे या गलत आएंगे, मतलब ओवरऑल सेम आएंगे, मैं जस्ट बता रहा हूँ एग्जाम्पल से। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोपोर्शन। तो यहाँ बनेगा 20:50 का प्रोपोर्शन, यहाँ बनेगा 30:40 का प्रोपोर्शन। तो कितना आ गया प्रोपोर्शन मेरे पास, उसका आ गया 2/5, इसका आ गया 3/4। कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, दिस वन 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5। इसका मतलब जो 2/5 ए होगा उसकी एनटीए स्कोर ज्यादा होगा। फाइन। अच्छा, ये मैंने ओवरऑल बताया। तो अब पहले देखते क्या है, देखते हैं पहले मैथ्स के मार्क्स के लिए कि मैथ्स में पहले देखते हैं ओवरऑल मार्क्स के लिए कि ओवरऑल किसने कम मार्क्स, किसने कम क्वेश्चन इनकरेक्ट करें एज कम्पेयर टू करेक्ट, राइट। अगर उसमें भी सेम आ गया, सपोज ओवरऑल उसने सही सेम किए, तो मैथ्स में देखा जाएगा कि मैथ्स में किसने कम करेक्ट इनकरेक्ट किए हैं एज कम्पेयर टू करेक्ट। सिमिलरली फिर देखा जाएगा फिजिक्स में, फिर देखा जाएगा केमिस्ट्री में। अगर तब भी सही है, ये और भी बहुत खतरनाक आदमी है, पूरी चीटिंग करी उन्होंने। अगर तब भी सेम है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर तब भी सेम है, सपोज कि उसने भी 20 क्वेश्चन गलत किए, इसने भी 20 क्वेश्चन गलत किए, उसने भी मैथ्स में 3 क्वेश्चन गलत किए, इसने भी 3 क्वेश्चन गलत किए, फिजिक्स में 4, इसमें 4, केमिस्ट्री में 10, इसमें 10, राइट। सेम क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट सेम। तो अगर मैथ्स में भी प्रोपोर्शन सेम है, फिजिक्स में प्रोपोर्शन सेम है और केमिस्ट्री में प्रोपोर्शन सेम है, तो अब देखिएगा कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ए की एज है 21 ईयर्स और बी की एज है 20 ईयर्स। तो अब जो कोई बड़ा होगा उसको उसका एनटीए स्कोर ज़्यादा दे दिया जाएगा। मीन्स कि ए हैज़ मोर एनटीए स्कोर। फाइन, बिकॉज वो आपका सीनियर है, तो आप सीनियर को हमेशा ज़्यादा मिलना चाहिए, कभी कभी तो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ए को एनटीए स्कोर ज़्यादा दे दिया जाएगा, करेक्ट। ओके, अब बात आती है अगर दोनों की एज भी सेम हो जाए। ओके, अगर दोनों की एज भी सेम हो जाए, सपोज, तो अगर मैथ्स में भी प्रोपोर्शन सेम है, फिजिक्स में प्रोपोर्शन सेम है और केमिस्ट्री में प्रोपोर्शन सेम है, तो अब देखिएगा कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। फॉर एग्जांपल ए की एज भी 20 ईयर्स और बी की एज भी 20 ईयर्स। देन फॉर एग्जांपल लेट्स से कि वो ट्विंस हैं। अब ट्विंस हैं तो साथ पैदा हुए, सेम एज, सेम आंसर करेक्ट किया, सेम इनकरेक्ट किया, सब कुछ सेम है। अब उनका एप्लीकेशन नंबर देखा जाएगा, क्योंकि जब ये आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तब तो एप्लीकेशन नंबर भाई सब सेम डिफरेंट ही होगा, चाहे जहाँ के 2 बालक को तुम उठा लो, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एप्लीकेशन नंबर ए का है 549713 और बी का एप्लीकेशन नंबर है 549714, तो जिसका एप्लीकेशन नंबर कम ए का, सो ए गेट अ मोर एनटीए स्कोर ऑन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एप्लीकेशन नंबर। जिसका एप्लीकेशन नंबर कम या जिसका एप्लीकेशन नंबर पहला, उसको ज़्यादा एनटीए स्कोर। बट इट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये आपके बहुत यूज़ आने वाली है। कहते हैं कि फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, आपने इनकरेक्ट आंसर करा आपको -1 मिलेगा, आपने आंसर ही नहीं करा आपको 0 मिलेगा। यहाँ तक बात हम लोग सबको समझ आती है। अब देखो, इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट पाए गए, ठीक, देन +4 marks will be awarded to those who have marked as any correct option। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन नंबर 13 था जिसके A, B, C और D 4 ऑप्शन थे, इसमें से A सही था, B भी सही था, राइट। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया होगा कि एक ग्राफ आया होगा, सपोज पहला ऑप्शन आ गया होगा कि डिक्रीजिंग है और दूसरा ऑप्शन आ गया होगा लेट्स से कि dy/dx <0 है। जस्ट गिव एन एग्जांपल, अब दोनों ही सही हैं, तो कहते हैं 4 मार्क्स उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने 2 में से कोई एक सही मारा होगा। जैसे या तो आपने ए टिक किया होगा या फिर आपने बी। देखो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते ही नहीं कि आप 2 पे टिक लगा पाओ, तो आप या तो आपने ए पे टिक लगाया या आपने बी पे टिक लगाया। अगर ऐसा हुआ है देन आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। एक बात, अच्छा, इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड करेक्ट, तो आप किसी पे भी मार के चले जाओ। अब इसमें उन्हीं का फ़ायदा नहीं हो पाता जिन्होंने कोई भी टिक नहीं कराया, जिन्होंने। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपने डी पे कर दिया
तो फिर आपका इनकरेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। ये नहीं ये कि गलत क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन ज़्यादा हो गए हैं। अगर आपने डी पे कर दिया टिक तो आपको -1 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 4 क्वेश्चन सही हैं, 4 ऑप्शन सही हैं, तो आप किसी में भी टिक लगा जाओ, सेम फॉर्मूला वर्क करेगा इधर वाला, कि अगर किसी भी एक में भी टिक मार दिया है तो आपका सही माना जाएगा। ओके फाइन। Okay, now this is one of the important thing. If none of the option is found correct or question is found to be wrong, right? मतलब जो क्वेश्चन आया वही गलत है, उसके कोई ऑप्शन सही है ही नहीं, या फिर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, या कहीं पे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, वो नहीं, मतलब क्वेश्चन ही गलत है, ठीक। देन question is dropped, then full marks will be awarded or to all candidate who have appeared irrespective of the fact that whether they attempt or not attempt. Correct? अगर क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, अगर क्वेश्चन रॉन्ग आ गया या फिर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं पाया गया, देन ए को भी 4 मार्क्स मिलेंगे, बी को भी 4 मार्क्स मिलेंगे, भले ए ने कुछ अटेम्प्ट किया है, बी ने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको सबके जैसा मार्क्स मिलेगा जब अगर क्वेश्चन भगवान से माना ना कि गलत आ जाए, तब आपको +4। तो ये चीज़ समझ आ गई कि क्वेश्चन गलत आता है, अगर क्वेश्चन सही आता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होता है, तब क्या होता है, एवरीथिंग। ओके, नाउ कम टू न्यूमेरिकल NBQ। +4 मार्क्स, -1 नेगेटिव मार्किंग, 0 अगेन वही चीज़। इफ अगेन +4 मार्क्स मिलेगा अगर क्वेश्चन वाज फाउंड टू बी इनकरेक्ट। अब इसमें ऑप्शन तो रहेंगे नहीं, तो अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ तो 4 मार्क्स मिलेंगे, विल बी अवॉर्डेड ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अगर क्वेश्चन गलत आया, इफ द क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, द क्वेश्चन इज ड्रॉप और द क्वेश्चन इज ड्रॉप, या क्वेश्चन गलत आया या क्वेश्चन में आधी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, आधी चीज़ें दी हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मार्क्स मिलेगा जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उन्हीं को मिलेगा बस। अदरवाइज ये नहीं कि इसमें भी, क्योंकि इसमें क्या है, रिस्क है आपका कि आपको पता है, एक्चुअली में पता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तभी आप उसको अटेम्प्ट करोगे। अदरवाइज तो तुक्के में अटेम्प्ट करके आओ और क्वेश्चन गलत आ जाए, इसका मतलब फिर आपको सही दे दिया जाए, तो वो चीज़ गड़बड़ है। तो इसमें तभी आपको मार्क्स मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। अदरवाइज वो NTA इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है कि ये क्वेश्चन हमारी तरफ से गलत हुआ है, कहता है दिस द रीजन कुड बी अ ह्यूमन एरर और ए टेक्निकल एरर। इस वजह से हम लोग नहीं मानते इस चीज़ को कि ये क्वेश्चन गलत आया होगा। इस वजह से सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, भले उसने गलत लिखा है। ओके, I candidate are advised to calculate with a constant if any question the answer should be round after ये इजी है। अगेन फिर से आपको, हाँ एक चीज़ और, जो PWD होते हैं उनको 4 आवर्स देते हैं, 1 आवर्स उनको एक्स्ट्रा मिलता है क्वेश्चन पेपर करने के लिए, और नॉर्मल पीपल्स को 3 आवर्स दिया जाता है फॉर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन पेपर। ओके, बाकी सारी चीज़ें अगेन फिर उसके लिए हैं। ओके, अभी आप ये सिलेबस जाके चेक कर सकते हो इस साइट पे, ये मोस्ट लोगों को पता होगा। नाउ कम टू एज क्राइटेरिया, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप कितने एज के हो तब आप मेंस दे सकते हो, आपने 12th करने के बाद क्या क्या करा है तब आप मेंस दे सकते हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको जान लेना चाहिए कि अगली बार आपका चांस है या नहीं है। तो एज क्राइटेरिया क्या है, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर कोई बच्चा 31 ईयर्स का है, कोई मतलब अभी तो बच्चा नहीं रहा, वो फिर आदमी बन गया, कोई बच्चा 21 ईयर्स का है, कोई बच्चा 19 ईयर्स का है, सारे एलिजिबल हैं IIT JEE मेंस देने के लिए। फाइन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप 2024 में क्लास 12th में हो, राइट, क्लास 12th में हो, मतलब 2024 जब आने वाला भी जनवरी में आप क्लास 12th में हो, देन आप JEE दे सकते हो, मेंस दे सकते हो। अगर आप 2020 या फिर आपने 2023 में पास आउट हुए हो आप 12th, या 2022 में पास आउट हुए हो, यही 3 लोग अभी मेंस दे सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज, भले ही इनकी एज कितनी है। हो सकता है कोई बच्चा 28 ईयर्स में 12th पास किया है, अभी वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 28 ईयर्स में अगर उसने 12th करा है वो दे सकता है, मे बी उसके घर पे कोई प्रॉब्लम रही हो, इस वजह से वो छोड़ दिया होगी पढ़ाई, तो वो 12th दे के अब उसके बाद मेंस दे सकता है। गॉट इट। बट आप अगर क्या बोलते हैं 2021 वाला बंदा जिसने पास आउट किया 2021 में, वो मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। गॉट इट। अब लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस क्या है, दिस इज नॉर्मल थिंग कि आप 10+2 पास हुए हो, इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी से, और फाइनल एग्जाम ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ, अरे 12th पास हुए हो, बस इतनी इसकी एलिजिबिलिटी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप